अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा किस तरह से लीव्स की एवोल्यूशन हुई ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से ट्रैकियोफाइट्स में सीड की एवोल्यूशन हुई। ठीक है, जो ट्रैकियोफाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनमें सीड, इसमें लीव्स, इसमें स्टेम, रूट, सारे जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, इनकी एवोल्यूशन हुई थी और फाइनली इनके पास ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स थे उनके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो हम अब ये देखते हैं, पहले हमने ये देखा कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लीव जो थे वो इवॉल्व हुए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से सीड की एवोल्यूशन हुई। ठीक है, तो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को बोलते हैं हम स्पर्मेटोफाइट्स। अब सीड की जो एवोल्यूशन थी वो ऑलमोस्ट 390 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 365 मिलियन ईयर्स एगो जो था वो फर्स्ट कंप्लीट सीड जो था उसकी एवोल्यूशन वो कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट सीड अपीयर हुआ था 365 मिलियन ईयर्स एगो। ऑलमोस्ट 25 मिलियन ईयर्स लगे सीड को जो थे इवॉल्व करने में। ठीक है, 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई एवोल्यूशन और 365 मिलियन ईयर्स एगो एवोल्यूशन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब जो सीड है, सीड की एवोल्यूशन जो हुई थी वो हुई थी बेसिकली ओव्यूल से। ओव्यूल, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड बोलते हैं और उस ओव्यूल के ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टेड कवरिंग्स, जिनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। स्पेशलाइज्ड कवरिंग्स जो ओव्यूल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। और ओव्यूल ही जो होता है बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ओव्यूल बना, ओव्यूल किस तरह से सीड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसकी हम एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 6 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए सीड की एवोल्यूशन हुई थी। इनमें से हर स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस होते थे, यानी वो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन ट्रैकियोफाइट्स ने क्या किया कि जब सीड की एवोल्यूशन होनी थी तो उन्होंने हेटेरोस्पोरी जो थी उसकी मॉडिफिकेशन कर ली, यानी कि उन्होंने 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले इनमें हुई एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, यानी कि एक स्पोर की बजाय इन्होंने 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। ठीक है, एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स और दूसरे को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोर्स जो हैं वो मेगास्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। मेगा का मतलब लार्जर और माइक्रो का मतलब स्मॉलर। तो जो मेगास्पोर्स हैं वो फीमेल स्पोर्स होते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स, एक मेगा स्पोर्स लार्जर इन साइज वो फीमेल स्पोर्स होते हैं और माइक्रो स्पोर्स जो स्मॉलर इन साइज हैं वो मेल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर्स आगे जाके मेगा गैमीटोफाइट बनाएंगे यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे और माइक्रो स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके माइक्रो गैमीटोफाइट यानी कि मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी में हमने देखा कि पहले जो प्लांट्स थे वो होमोस्पोरस हुआ करते थे। इवन जो पहले ट्रैकियोफाइट्स थे, वेस्कुलर प्लांट्स थे, वो भी पहले होमोस्पोरस ही हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक नई मॉडिफिकेशन लेके आए कि होमोस्पोरस की बजाय वो हेटेरोस्पोरस बन गए। 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए और वो कौन से थे? मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोरेंजियम में जो लार्जर इन साइज होगा और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्मॉलर इन साइज होगा। जिस तरह से साइड पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक जो स्पोरेंजियम है वो साइज में थोड़ा बड़ा है और दूसरा जो है साइज में स्मॉलर है। तो बड़े वाले को हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो मेगास्पोर्स, और जो स्मॉलर इन साइज स्पोरेंजियम है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टेप आ जाता है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम।
प्रीवियसली क्या होता था कि मेगास्पोरेंजियम जो था वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाता था, उसके मेगास्पोर्स जो थे वो डिस्पर्स हो जाते थे और वो जहाँ जहाँ जर्मिनेट करते थे वहाँ पे मेगा गेमीटोफाइट बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, मेगास्पोरेंजियम प्लांट के साथ ही अटैच रहेगा और उसका मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डिवेलप करेगा। क्या बात की हमने कि अब मेगास्पोर को हमने शेड नहीं करना प्लांट ने, ठीक है। प्लांट ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसको मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहने दिया और वो मेगास्पोर जो है अब मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं निकल सकता, वो बाहर इन्वायरमेंट में जाके जर्मिनेट करके न्यू गेमीटोफाइट नहीं बनाएगा, बल्कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर लॉक्ड रहेगा और वहीं पे मेगास्पोर जो है वो मेगा गेमीटोफाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो रिटेंशन का मतलब होता है कि उस किसी चीज़ को अपने पास ही रखना। तो रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, कि मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोर के अंदर ही रहेगा और वहीं पे जर्मिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन पुराने प्लांट्स में, प्रीवियस प्लांट्स में क्या होता था कि मेगास्पोर जो थे वो मेगास्पोरेंजियम में से निकल जाते थे, डिस्पर्स हो जाते थे और न्यू गेमीटोफाइट्स बना देते थे, ठीक है, जहाँ पे भी वो जर्मिनेट करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब मेगास्पोर को इजाज़त नहीं है कि वो मेगास्पोरेंजियम में से निकले और जो है वो बाहर जाके मेगास्पोर बनाए, बल्कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा और वहीं पे मेगा गेमीटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और ये सबसे पहले हुआ था स्लेजिनेला प्लांट्स में, ठीक है। स्लेजिनेला प्लांट्स में सबसे पहले ये एडोप्टेशन या मॉडिफिकेशन आई थी, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने पहला स्टेप पढ़ लिया कि हेट्रोस्पोरी बन गई, फिर क्या हुआ, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहने लगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आ जाएंगी डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो थी वो प्रोटेक्टेड लेयर्स बनना शुरू हो गई, ताकि मेगास्पोर जो हमने मेगास्पोरेंजियम के अंदर रखा हुआ है वो ज़्यादा सिक्योर रहे, ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। लेयर्स का यही मतलब होता है ना, ऊपर प्रोटेक्टेड लेयर्स लगाने का, कि अंदर जो चीज़ है वो ज़्यादा सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। जिस तरह से हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक मेगास्पोर था, इसके इर्द गिर्द जो थी वो ब्रांच लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, ब्रांचेस की तरह के हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या होना शुरू हो गया, वही ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर्स थे वो फ्यूज़ होके प्रोटेक्टेड लेयर की फॉर्म में मेगास्पोरेंजियम के ऊपर लेयर्स बनाना शुरू कर दी उन्होंने, जिसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट का मतलब होता है लेयर, जो भी प्रोटेक्टेड इन्वेलप होता है किसी चीज़ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो ये किस तरह बनी कि मेगास्पोर के ऊपर कुछ ब्रांचेस की तरह के स्ट्रक्चर्स थे, वो ब्रांचेस आपस में फ्यूज़ कर गई, मिल गई और फ्यूज़ करके उन्होंने एक प्रोटेक्टेड कवरिंग बना दी, प्रोटेक्टेड लेयर बना दी, इन्वेलप बना दिया, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। तो यही जो था थर्ड स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट का। पहले हमने कहा हेट्रोस्पोरी आई, फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेक्टेड लेयर्स बन गई मेगास्पोरेंजियम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यही जो मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर प्रोटेक्टेड लेयर्स हैं, इंटेगुमेंट है, इसको हमने कह दिया कि ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल क्या था, इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड जिसके ऊपर लेयर्स हैं, इंडेहिसेंट का मतलब होता है लॉक्ड होना, क्लोज्ड होना, जिसमें से कोई भी चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, तो ऐसा ही मेगास्पोरेंजियम नहीं बन गया जिसके ऊपर लेयर्स भी हैं, यानी कि वो इंटेगुमेंटेड है और ये क्लोज्ड है, यानी कि इंडेहिसेंट है। तो इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम जो था, इसको अब हमने कह दिया कि ये ओव्यूल है, ठीक है। तो इस तरह से एक मेगास्पोरेंजियम जो था वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया कि मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने लेयर्स फ्यूज़ होके प्रोटेक्टेड लेयर्स यानी कि इंटेगुमेंट बना दी, जिसकी वजह से मेगास्पोरेंजियम अब एक लॉक्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब ऐसे मेगास्पोरेंजियम को हम कह देंगे ओव्यूल,
ठीक है, यानी कि हमारे पास हो गई है ओव्यूल फॉर्मेशन। और ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल बन गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। हमें पता है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक से ज़्यादा मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मेगास्पोर्स होंगे उतनी ज़्यादा फूड के लिए कंपटीशन ही होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जगह के लिए कंपटीशन होगा। तो क्या करना शुरू कर दिया प्लांट्स ने कि जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो मियोसिस के ज़रिए बनाता था 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती थी और 4 मेगास्पोर्स बन जाते थे, ठीक है। जिस तरह से हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 4 मेगा गैमीट्स 4 मेगास्पोर्स बनते थे एक मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस के रिजल्ट में, ठीक है। तो इन चारों के दरमियान फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन होता था। तो अब प्लांट्स ने क्या किया, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि इन चारों में से सिर्फ एक को ही जिंदा रखा कि वो ही फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा, बाकी तीनों को कर दिया डिस्कार्ड, यानी कि ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उन चारों मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी, बाकी के तीनों मेगास्पोर्स को हम क्या कर देंगे? अडॉप्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था चौथा स्टेप जिसमें हमने मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक ही मेगास्पोर को ज़िंदा रहने देना है, बाकी तीनों की डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 5th स्टेप क्या हुआ एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट का, कि वो जो एक मेगास्पोर बच्चा पीछे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर हमने कहा कि हमने उसको रखना है, तो वो मेगास्पोर जो है अब वो जर्मिनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एग में। मेगास्पोर जर्मिनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा एग में और एग के अंदर हमारा मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, प्रेजेंट है। तो ऐसे एग को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमने कहा कि जो मेगास्पोर था वो जर्मिनेट होके कन्वर्ट हो गया एग में और एग के अंदर मेगा गैमीटोफाइट प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक बन गई है। एम्ब्रियो सैक क्या है? एग कंटेनिंग फीमेल गैमीटोफाइट। और वो किससे बना? जो एक मेगास्पोर, चारों में से एक मेगास्पोर अलाइव रहा, वो ही जर्मिनेट करके एग में कन्वर्ट हो गया और एग के अंदर हमारा मेगा गैमीटोफाइट मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक भी बन गई। अब लास्ट स्टेप क्या हुआ कि वो जो मेगास्पोरेंजियम था हमारा ओव्यूल जिसको हम बोल रहे थे, उस मेगास्पोरेंजियम के एक एंड पे, डिस्टल एंड, ठीक है, जिस तरह से इस डायग्राम पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर, जिसके अंदर हमने एग ड्रॉ किया हुआ है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसकी एक साइड पे एक कैविटी की तरह का स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। किसी भी चीज़ के 2 एंड्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा होता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड हम शुरू वाले एंड को कहते हैं और डिस्टल एंड जो है वो लास्ट वाला एंड होता है। तो जो इसका डिस्टल एंड था मेगास्पोरेंजियम का, वो जो था वो मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो गया एक कैविटी की तरह के स्ट्रक्चर में। इस कैविटी को बनाने का मकसद क्या था? ताकि यहाँ पे हम मेल में जो माइक्रोस्पोर था उसको कैप्चर कर सके, ठीक है। तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, जब मेल जो है वो फीमेल के साथ मिलेगा। मेल का जो माइक्रोस्पोर था वो मेगास्पोर जो कि अब एग में कन्वर्ट हो चुका है उसके साथ कंबाइन करेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। इसीलिए मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड पे एक कैविटी बन गई जहाँ पे अब हमने करना है कैप्चर मेल स्पोर को, ठीक है, जिसको हम पोलन भी बोलते हैं। जो माइक्रोस्पोर थे उनको हम पोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब पोलन जो है नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि उसी कैविटी में पोलन जो है वो कैप्चर हो चुका है और पोलन ने, जिसके अंदर हमारा मेल स्पोर है यानी कि माइक्रोस्पोर है, वो पोलन जो है वो कैविटी के अंदर कैप्चर होने के बाद एक पोलन ट्यूब बना देगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो उस पोलन ट्यूब से होते हुए पोलन ने, हमने कहा पोलन ट्यूब बना दी, तो उस पोलन में से जो हमारा माइक्रो स्पोर था वो उस पोलन से होता हुआ, पोलन ट्यूब से होता हुआ पहुंच जाएगा एग तक और जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा और बन जाएगा जाइगोट नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। हमने क्या कहा
कि जो मॉडिफिकेशन हुई डिस्टल एंड पे कैविटी बनी, वहाँ पे पोलन को कैप्चर किया, पोलन के अंदर माइक्रोस्पोर है तो पोलन ने कैविटी के अंदर जाके एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, एक रास्ता बना दिया जिससे गुजर के माइक्रोस्पोर जो है वो एग तक पहुँच गया और वहाँ पे जाके उसने एग की कर दी फर्टिलाइजेशन और एग जो है वो कन्वर्ट हो गया जाइगोट में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, एग जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट आगे से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है वो गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर जो कवरिंग है, जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये जाइगोट बना है, वो मेगास्पोरेंजियम अब कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हुई है, एग और माइक्रोगैमीट मिल के जाइगोट बना है, एम्ब्रियो बना है, तो उस मेगास्पोरेंजियम को अब हमने कह दिया कि वो बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। और ऊपर जो प्रोटेक्टेड लेयर्स थी, इंटेगुमेंट थी, जो ब्रांचेस के फ्यूज़ करने की वजह से बनी थी, वो लेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगी सीड कोट में। ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं अगर आपने कोई सीड ऑब्जर्व किया हो तो उसके ऊपर थोड़ी हार्ड सी कवरिंग होती है जिसको हम स्क्रैच भी कर सकते हैं, तो वो जो कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, तो वो सीड कोट कैसे मिला, बना कि वही जो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर प्रोटेक्टेड कवरिंग्स थी, जो ब्रांचेस के फ्यूज़ करने की वजह से लेयर्स बनी थी जिसको हम इंटेगुमेंट बोल रहे थे, तो वो इंटेगुमेंट कन्वर्ट होगी सीड कोट में और मेगास्पोरेंजियम कन्वर्ट हो गया सीड में और अंदर एग की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और एम्ब्रियो बन गया। तो इस तरह से जो था वो सीड की एवोल्यूशन हुई, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। पहले हेटेरोस्पोरी हुई, फिर हमने कहा मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहने लगा, फिर मेगास्पोर के ऊपर जो थी वो प्रोटेक्टेड कवरिंग्स बनी जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। फिर हमने कहा मेगास्पोर के अंदर प्रोटेक्टेड कवरिंग जब बन गई तो उसी मेगास्पोरेंजियम को हमने ओव्यूल कहना शुरू कर दिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल ही है। ठीक है, फिर हमने कहा मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते थे, जिनमें से अब हमने सिर्फ एक को ही जिंदा रखना है, बाकी तीनों को अबॉर्ट कर देना है। वो जो एक बचेगा वो जर्मिनेट करके एग में कन्वर्ट होगा, एग जाइगोट में एग में कन्वर्ट होगा और एग के अंदर होगी फीमेल गैमीटोफाइट। तो ऐसे एग को हमने कहा कि ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, फिर हमने कहा मेगास्पोरेंजियम के एक डिस्टल एंड पे मॉडिफिकेशन हुई, एक कैविटी की तरह का स्ट्रक्चर बना जहाँ पे पोलन को कैप्चर किया, पोलन ने वहाँ पे आके पोलन ट्यूब बनाई और वहाँ से माइक्रोस्पोर पोलन में से गुजर के पोलन ट्यूब में से होता हुआ एग की तरफ चला गया, उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट में कन्वर्ट कर दिया और जो मेगास्पोरेंजियम था अब वो कन्वर्ट हो गया सीड में और ऊपर जो कवरिंग्स थी वो कन्वर्ट हो गई सीड कोट में। तो इस तरह से एक नॉन सीडेड प्लांट ने सीड की एवोल्यूशन की और इसको हमने जैसे कि शुरू में पढ़ा कि 25 मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ट्रैकियोफाइट, जिनको हम वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, उन्होंने किस तरह पहले लीव की एवोल्यूशन की और फिर सीड की एवोल्यूशन की।